ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार से आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का या भारतीय आधुनिक इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखने वाले तमाम जो है एस्पायरेंट्स विद्यार्थी या मास लोग, वह जो कॉमन लोग हैं, अगर उन्हें भी इतिहास में रुचि है तो आधुनिक भारत का इतिहास जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा, अब तक के हम लोगों ने 3 स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म देखा, जैसे जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, सेक्टिवल की थ्योरी को पढ़ा, फिर किस प्रकार से जो है सूरत में स्प्लिट होता है कांग्रेस का मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। फिर धीरे धीरे जब इतिहास के पन्नों को हम आगे पलटते हैं तब आता है गांधी जी का रोल, जिसमें हम लोगों ने गांधी जी का साउथ अफ्रीका में योगदान को जाना। उसके बाद जो है गांधी जी का आगमन भारत में होता है, तत्पश्चात जो है अब वो भारत में कई एक जगह आंदोलन करते हैं, जैसे छोटे बड़े आंदोलन, या कह सकते हैं ना कि उनकी भारतीय राजनीति में अब उनका जो है प्रारंभ होता है, एक गांधी युग कह सकते हैं, गांधी युग का प्रारंभ। तो उसमें हम लोगों ने चंपारण आंदोलन देखा, खेड़ा का सत्याग्रह देखा, ये सब तमाम चीज़, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स के बारे में गांधी जी का योगदान को पढ़ा। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे व्हाट वाज द इशू ऑफ खिलाफत, या फिर इसे खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं, खिलाफत या नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। तो इस कह सकते हैं ना कि क्लास में हम लोग पूरा का पूरा जो है आसान भाषा में यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट वाज द इशू ऑफ खिलाफत, आखिर खिलाफत इशू था क्या, इसके बिहाइंड में क्या क्या रीजंस थे, आखिर क्यों जो है इंडियंस के जितने भी इंडियन में मुस्लिम रह रहे थे वह खलीफा से इतने लगाव रखते हैं, या फिर यह खिलाफत मूवमेंट के इमरजेंस के कारण क्या थे, क्यों जो है अब तक जो है इंडियन मुस्लिम उतना कह सकते हैं कि कांग्रेस का साथ नहीं दे रही थी, आखिर कैसा एक कह सकते हैं ना कि एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ जिसमें कि जितने भी कांग्रेस के लोग थे और मुस्लिम कम्युनिटी अब एक साथ आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट वाज द इशू ऑफ खिलाफत, खिलाफत का इशू क्या था, खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन के बारे में हम लोग स्पेशली अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम स्पेसिफिक सिर्फ खिलाफत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में इसमें अध्ययन करेंगे कि खिलाफत से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और क्या इसके कारण थे। तो आइए पहले कॉजेज देख लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन, सभी को मालूम है कि देयर वर ओनली 2 वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार होने से बच गया, वो कोल्ड वार तक ही सीमित रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टर्की जो है, अभी वर्तमान में भी तुर्की कहते हैं हिंदी में, इसे इंग्लिश में टर्की या तुर्की जो भी कहें, तो टर्की एक राष्ट्र है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वार वन के समय मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में यह जर्मनी के साथ था, एलाइड विद जर्मनी। ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ था, और खिलाफ किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ। अगर जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया तीनों एक साथ है अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश का आधिपत्य भारत में था, समझ रहे हैं, ब्रिटेन का शासन भारत में था, इंडिया में। ठीक है, ब्रिटेन का शासन इंडिया में था, और टर्की का या टर्की का मुसलमान कह सकते हैं, टर्की का खलीफा कह सकते हैं, वह जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन के साथ युद्ध कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में। तो इस दौरान हुआ क्या कि द इंडियन मुस्लिम रिगार्डेड द सुल्तान, ये इस दौरान के हमेशा से आज भी जो भारत के मुसलमान हों उन्होंने जो है टर्की के सुल्तान को, टर्की का जो सुल्तान थे, उन्हें एक स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते हैं, जिन्हें खलीफा का नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो भी टर्की का सुल्तान होते हैं उन्हें आध्यात्मिक गुरु के तौर पर, आध्यात्मिक नेता के तौर पर देखते हैं। कितने, कौन लोग, तो इंडियन मुस्लिम्स, तो उन्हें खलीफा का नाम दिया गया या संज्ञा दिया गया। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब मुस्लिम्स के आध्यात्मिक गुरु खलीफा हुए जो कि जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन से युद्ध कर रहे हों, तो अपने गुरु के प्रति जितने भी इंडियन मुस्लिम थे वह सहानुभूति दर्शाना प्रारंभ किए, या फिर उनसे एक कह सकते हैं आध्यात्मिक गुरु थे तो लगाव होगा ही। तो ये कुछ रीजन रहा कि कैसे कनेक्शन हुआ इंडियन मुस्लिम के साथ और तुर्की के मुसलमानों के साथ।
और कैसे नफरत और कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अगेंस्ट आए इंडियन मुस्लिम्स। तो आफ्टर द वॉर द ब्रिटिश रिमूव्ड द खलीफा फ्रॉम द पावर इन टर्की। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और युद्ध के कह सकते हैं ना तुर्की, जर्मनी या ऑस्ट्रिया को हारने के बाद, पराजित होने के बाद जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त, जो विजयी रही थी, जो कह सकते हैं कि सत्ता में कह सकते हैं कि विजय हासिल की, जो जीता उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह ने। तो उस दौरान जो है उन्होंने क्या किया कि जो खलीफा था, मतलब जो स्पिरिचुअल लीडर था, सुल्तान था टर्की का, उसे वहाँ के सत्ता से, टर्की के पावर से वहाँ रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, ब्रिटिश रिमूव द खलीफा फ्रॉम पावर इन टर्की। अब टर्की के सुल्तान को वहाँ से हटा देने का मतलब है कि तमाम जितने भी भारत के मुसलमान थे उससे नाराज हो गए। उनका कहना था कि मुस्लिम ऐसा मतलब डिमांड रख रहे थे या कह रहे थे ब्रिटिश से, जो भारत के ब्रिटेन के लोग हों या फिर ब्रिटिश में जो ब्रिटेन रह रहे हैं, उनसे उनका डिमांड था कि खलीफा जो है वो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक जो नेतृत्व है या फिर उनकी सत्ता जो है वहाँ बरकरार रखे, उन्हें हटाया ना जाए। तो मुस्लिम स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किए, ठीक है, इन इंडिया में, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द खलीफा पोजीशन, ताकि वह खलीफा की पोजीशंस को रिस्टोर कर सके, उन्हें फिर से वह स्थापित कर सके। ठीक है, द मेन डिमांड्स वेयर, उनके जो प्रमुख जो डिमांड थे वह था खलीफास कंट्रोल शुड बी रिटेन ओवर द मुस्लिम स्केयर्ड प्लेसेस। खलीफा का जो कंट्रोल है वो मुस्लिम स्केयर्ड प्लेसेस पे बना रहे और बरकरार रहे। ठीक है, उनकी जो आध्यात्मिक नेतृत्व है, आध्यात्मिक जो गुरु है, वो अपने प्लेसेस पे, अपनी जगह पर कायम रहे। एंड खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज, और उनके साथ जो है थोड़ी बहुत भूभाग भी रहे, ताकि वह अपनी जो है ना कह सकते हैं ना कि खलीफा और जो अगर भूभाग रहेगा तभी तो वहाँ वह शासन व्यवस्था कुछ ही भूभाग पे कर पाएंगे। तो कुछ थोड़ी बहुत जमीन भी उनके पास, टेरिटरी मतलब भूभाग रहना चाहिए। तो ये उनके प्रमुख डिमांड थे। आगे है, इसी को देखते हुए इन 1919 में खिलाफत कमेटी जो है फॉर्म की गई बम्बई में। ठीक है, द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय मुस्लिम मर्चेंट्स, जितने भी मुस्लिम मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी वगैरह थे, जो कपड़े और उद्योग का व्यापार करते थे, and their actions were confined to the meetings, petitions and deputations in the favor of Khalifa। and खलीफा के फेवर्स में उनके मीटिंग्स होते थे, तो मतलब आपस में मिलजुल कर बात विचार विमर्श किया करते थे, पिटिशंस देते थे ब्रिटिश सरकार को जो भारत में थे, एंड डिपुटेशंस पे भेजते थे इन फेवर ऑफ खलीफा। मतलब एक दल को भेजा जाता था कि खलीफा के बारे में बात करने के लिए, उनके फेवर के बारे में उनसे सहानुभूति जताने के लिए, ताकि ब्रिटिश उनकी बातों को मान सके। इमर्ज्ड अ मिलिटेंट ट्रेंड्स नॉट सेटिस्फाइड विद अ मॉडरेट अप्रोच, और बहुत सारे इसमें क्या हुए, धीरे धीरे आगे बढ़कर जो भी खिलाफत के वॉलंटियर्स थे, लोग थे, या जो भी कह सकते हैं ना कि कह सकते हैं कि खलीफा से सिंपैथी रखते थे, वो धीरे धीरे फिर आक्रामक रूप अपनाए। यह जो पिटिशंस और मीटिंग्स की जो एक अप्रोच थी, उसे छोड़कर एक टेररिज्म का कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट और अवधारणा पे वो चलना प्रारंभ किए। आगे है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली इन 1919 नॉन कॉर्पोरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉरपोरेशन जो है नई दिल्ली में, मतलब अब तो नई दिल्ली है, उस वक्त दिल्ली हुआ करती थी, सन 1919 में जो है फॉर्म की गई। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि ब्रिटिश सरकार से अपना कॉरपोरेशन, अपना सहयोग को वापस लिया जा सके। तो हर्षद मोहानी जो है मेड ए कॉल फॉर द बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, और उन्होंने हर्षद मोहानी जो है ब्रिटिश गुड्स के बाइकआउट के लिए उन्होंने आह्वान किया। इन द केस पीस टर्म्स आफ्टर द वॉर वेयर अनफेवरेबल टू द मुस्लिम्स, दे वुड स्टॉप ऑल कॉरपोरेशन विद द गवर्नमेंट। देखिए, होता पहले क्या था, ब्रिटिश जो है डिवाइड एंड रूल फार्मूला के तहत मुस्लिम्स को अपीसमेंट के तहत या अदर जितने भी माइनॉरिटीज कमिटीज थे ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस, तो उसे अपीज करके उसने कैरेट और स्टिक की फार्मूला अपना कर, डिवाइड एंड रूल के कह सकते हैं कि फार्मूला के तहत वो मुस्लिम्स को बरगलाए और फुसलाकर अपने पास रखा करते थे, और एंटी कांग्रेस एजेंडा के तहत
मुस्लिम्स को खड़ा करते थे। तो मुस्लिम्स और हिंदूज में कभी यूनिटी ना हो, इसलिए जो है ब्रिटिश की ऐसी चाल थी। लेकिन अब जो है खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लोगों ने कहा कि अगर युद्ध के बाद, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि ब्रिटिश अगर, या फिर ब्रिटिश की एजेंडा या फिर ब्रिटिश की पॉलिसी मुसलमानों की विपरीत जाती है, या वहाँ की जो तुर्की के सुल्तान है उसके खिलाफ जाती है, तो मुस्लिम्स लोग जो हैं वो जितने भी कॉरपोरेशन है ब्रिटिश के साथ किया करते थे वो सभी सहयोग को वापस ले लेंगे और ब्रिटेन के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो ये जो है एक आह्वान किया गया, एक कॉल किया गया ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919 इन दिल्ली। अब आते हैं 1920। अब धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ता है। शौकत अली, सबने इनका नाम सुना हुआ, खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत ही परिचित और कह सकते हैं सुप्रसिद्ध नाम है शौकत अली, ठीक है, और लियाकत अली। वार्न द ब्रिटिश, इन्होंने ब्रिटिश सरकार को जो है चेतावनी देते हैं कि डैट इन केस द गवर्नमेंट फेल टू पैसिफाई इंडियन मुस्लिम्स वी वुड स्टार्ट अ जॉइंट हिंदू मुस्लिम्स मूवमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। जो शौकत अली रहते हैं वो चेतावनी देते हैं ब्रिटिश सरकार को कि अगर ब्रिटिश सरकार जो है इंडियंस मुस्लिम को पैसिफाई नहीं कर पाती है या फिर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाती है, उन्हें शांत नहीं कर पाती है, तो इस परिस्थिति में जो है भारत के तमाम लोग हिंदू मुस्लिम जो है साथ आकर एकजुट होकर जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट या नॉन कॉर्पोरेशन जो है कि एक जो है आंदोलन खड़ा करेंगे और वह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जितने भी कार्य होंगे उसे अब प्रारंभ करेंगे। तो मूवमेंट वुड स्टार्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी, और मूवमेंट जो है यह महात्मा गांधी के सानिध्य में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ करने की बात कही जा रही थी। अ मैन हु कमांड्स द रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि न सिर्फ मुसलमानों के मध्य में जो है अपना कह सकते हैं एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी और एक कमांड होल्ड कह सकते हैं था, बल्कि यह हिंदू के साथ भी उतना ही होल्ड था और मुसलमानों के साथ भी उतना ही होल्ड था। मतलब दोनों समुदायों पर इनकी पकड़ थी। हालांकि ये कहाँ तक तर्कसंगत है वो 1947 आते आते पता चल जाता है। लेकिन अब खैर महात्मा गांधी इनके बारे में क्या क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करोगे तो लोग बोलेगा यार ये तो महात्मा गांधी पे क्रिटिसाइज कर दिया। खैर वो जो भी हो, बट यहाँ पे यह कहा गया है ड्यूरिंग द 1920 की परिस्थिति के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि इनका जो कमांड था वो हिंदू और मुस्लिम पे दोनों पर इक्वल कमांड था, बट द ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। एक्चुअली है महात्मा गांधी ने अप्रोच किया, यह एक अपॉर्चुनिटी देखा कि मुस्लिम्स भी ब्रिटिश के खिलाफ है, हिंदू भी ब्रिटेन के खिलाफ है, क्यों ना दोनों को एकजुट किया जाए। ही सॉ अ अपॉर्चुनिटी। It doesn't mean that both the Hindus and Muslims were unite at that time, and Mahatma Gandhi hold or command both the communities in equal manner. ये कहीं भी ऐसा शो नहीं करता, बट जो भी हो इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया, जो कांग्रेसियों के द्वारा पढ़ाया गया, अब तक उसी को गुण गा रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे आप अपने मन मस्तिष्क पे सोचेंगे तो ये कहाँ तक तर्कसंगत होगा। अगर दोनों पे इक्वल कमांड होता तो 1947 का विभाजन ही नहीं होता, या फिर लखनऊ पैक्ट जो 1920 से पहले साइन किए गए थे ये होता ही नहीं। खैर देखिए, पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर को गांधी जी मना सकने में सक्षम सिद्ध होते हैं, लेकिन वही मुसलमानों को नहीं मना पाने का क्या कारण रहा, जो कि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस मुसलमानों के चरणों में झुक जाती है। खैर वो आगे हम कभी जब उस चीज़ों को पढ़ेंगे विस्तृत में तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महात्मा गांधी का कितना कमांड था मुस्लिमों के प्रति और उनके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी saw in this an opportunity to bring 1919 and 1922 about Muslims Hindu unity against the British। देखिए उद्देश्य दोनों का एक ही था कि हमें ब्रिटेन के खिलाफ होना है, हमें ब्रिटेन के अगेंस्ट में जाके लड़ाई लड़नी है, हमें ब्रिटेन से अपने हक के लिए लड़ना है। देखिए अगर मुस्लिम्स लोग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ते तो एक बात कही जाती कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तहत जो है राष्ट्रीय स्वराज के लिए, राष्ट्र के स्वराज के लिए, राष्ट्र के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, बट दे आर द सिंपैथाइजर, और कह सकते हैं वो तुर्की के या फिर अपने आध्यात्मिक गुरु से सिंपैथी रख रहे थे, सहानुभूति रख रहे थे।
तो वो उसके लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब है कि दुश्मन एक है ना, मतलब दुश्मन एक है, मतलब कह सकते हैं ना कि एनिमीज आर द बेस्ट फ्रेंड, मतलब दुश्मन का दुश्मन बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। तो परिस्थिति वही बनी, चाणक्य की नीति में बात है, दुश्मन का दुश्मन एक नंबर का दोस्त होता है। तो दुश्मन, हिंदूज का भी दुश्मन ब्रिटेन थे और मुस्लिम्स का भी दुश्मन जो है ब्रिटिश ही था। अब दोनों को एक ही लोगों से लड़ना है, तो दोनों आपस में मिलकर लड़े ताकि लड़ाई अच्छी और संगठित वे में कह सकते हैं ना कि लड़ी जाए। तो ये चीज़ यहाँ जो है ना, गांधी जी इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे और वो सोच रहे थे कि किस प्रकार जो है दोनों की यूनिटी को लाया जाए, ठीक है, एक साथ एक संगठित वे में, एक अंडर द वन अम्ब्रेला कह सकते हैं इस लड़ाई को लड़ा जाए। बट इन स्पाइट ऑफ हिज सपोर्ट to the Khilafat issues and being the president of All India Khilafat Committee adopted a moderate approach। देखिए, खिलाफत इशूज़ के मध्य में और प्रेसिडेंट होने के तहत भी इन्होंने एक मॉडरेट अप्रोच, जो कांग्रेस की अप्रोच थी, उसी अप्रोच को इन्होंने पालन करने के बारे में सोचा और अपनाया, ठीक है। लेकिन इशू कहाँ कह सकते हैं ना कि खराब होती है या फिर माजरा कहाँ बिगड़ता है कि पब्लिकेशन ऑफ द ट्रीटी विद द टर्की, मतलब जब विश्व युद्ध में टर्की या जर्मनी वगैरह प्रथम विश्व युद्ध में पराजय झेलना पड़ता है उसे, और उस वक्त एक ट्रीटी होती है। कोई भी देखो, कोई भी राष्ट्र में अगर युद्ध हो या कोई भी किसी एक दूसरे राष्ट्र में, आज भी देखो कह सकते हैं ना कि किसी एक दूसरे राष्ट्र में अगर युद्ध होती है तो युद्ध के पश्चात दोनों राष्ट्र, जो पराजय होता है या जो विजय होता है, दोनों के बीच में एक संधि पत्र होता है या फिर संधि किया जाता है, ठीक है। तो उसी के तहत जो है, जो टर्की के साथ जो संधि हुआ था ब्रिटेन का, द ट्रीटी विथ टर्की, वो जो है उसका पब्लिकेशन किया गया, वो मीडिया में आया, समाचार पत्रों में आया। और यह जो संधि था वह टर्की के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ, खलीफा के खिलाफ बहुत ही हार्श मेजर्स और बहुत ही हार्ड था, जो कि ब्रिटेन ने उन पर थोपा था। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि जितने भी इंडियंस थे वो इन्फ्लुएंटेड द इंडियंस एंड गांधी नाउ टुक एन ओपन पोजीशन। यह तमाम भारतवासी को, हिंदू तो खैर उनके खिलाफ थे ही, ब्रिटेन के खिलाफ, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त के मुसलमानों ने भी अपने आध्यात्मिक गुरु को कह सकते हैं ना कि हटाए जाने पर, या टर्की के साथ जो है एक हार्श मेजर जो ब्रिटेन के द्वारा अपनाया जा रहा था, उस परिस्थिति में जो है इंडियन मुस्लिम भी ब्रिटेन के खिलाफ आए और बढ़ चढ़कर बोलना और कह सकते हैं कि आज़ादी में पार्टिसिपेट करना या फिर ब्रिटेन के खिलाफ वो सड़कों पर उतरना प्रारंभ किए। आगे है सेंट्रल खिलाफत कमेटी मेट एट इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है। तो प्रयागराज के कह सकते हैं ना कि प्रयागराज में जो है एक सेंट्रल खिलाफत कमेटी जो है मिलती है, जिसमें कि कांग्रेस के भी लीडर शामिल होते हैं और खिलाफत के लीडर तो खैर शामिल होंगे ही, क्योंकि यह खिलाफत कमेटी का आयोजन था। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड। अब है कि नॉन कॉर्पोरेशन, असहयोग आंदोलन की कह सकते हैं नींव, या फिर कह सकते हैं असहयोग करना है हमें सरकार के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ, उसकी जो घोषणा जो है यहीं की जाती है, ठीक है। इसमें क्या क्या असहयोग करना है? बाइकआउट ऑफ द टाइटल्स, जो पद वगैरह मिलते थे ना, उस पद टाइटल्स का जो है, जैसे नाइटहुड पद वगैरह मिलता था, नाइटहुड पद वगैरह मिलता था, या कुछ अवार्ड वगैरह मिलते थे। आज भी देखो अवार्ड वापसी गैंग जो होते हैं वो अवार्ड वापस करते हैं। खैर उस वक्त में जो ब्रिटिश के खिलाफ जो थे, जितने भी ब्रिटिश के द्वारा अवार्ड मिले थे, टाइटल्स मिले थे, वो टाइटल्स को लोग वापस कर रहे थे सरकार को, ठीक है। इसी के साथ जो भी सिविल सर्विसेज में लोग थे उससे हटना था, जो आर्मी में लोग थे उससे उसको त्यागपत्र दे रहे थे, जो पुलिस में थे उसे उसमें त्यागपत्र देना है, जो भी सरकारी जॉब में थे उन तमाम लोगों को सरकारी जॉब का परित्यज्य करना है, परित्याग करना है। तो ये सब रणनीति अपनाकर अंग्रेजों को यह सूचना देना है कि हम आपके खिलाफ हैं, आपने जो हमारे आध्यात्मिक गुरु के साथ किया है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। तो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इसी के साथ साथ हमें अपने रेवेन्यू, देखो अंग्रेज वगैरह जो है बहुत ही कर लादा करते थे भारतीयों पे, वो सब हम लोगों ने कई एक जो है स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म में पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अब है कि सरकार को, ब्रिटिश सरकार को अब टैक्स नहीं देना है। तो ये सब कुछ प्रोग्राम्स और नीतियों को जो है वहाँ जो है प्रारंभ करने की बात कही गई। आगे है अगस्त 1 1920 वॉज फिक्स्ड एज द डेट टू स्टार्ट द मूवमेंट। और 1920 का जो है अगस्त 1 जो है
डेट रखा गया जब इस मूवमेंट को जो है प्रारंभ करने की बात कही गई। देयर वाज टू बी ए नॉन कॉर्पोरेशन विद द गवर्नमेंट, पूरी की पूरी तरह से सरकार के साथ नॉन कॉर्पोरेशन करना मतलब असहयोग। देखो कॉर्पोरेशन मतलब किसी के साथ सहयोग करना, हम जो है किसी सरकार के साथ, किसी लोगों के साथ, किसी समाज के लोगों के साथ, किसी कमेटी के साथ या फिर सिंपल एक फ्रेंड के साथ हम सहयोग करते हैं। और असहयोग मतलब हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, आपके साथ सहभागी नहीं होंगे कोई भी काम में, कोई कार्य में, तो वही हो गया नॉन कॉर्पोरेशन। आगे है हाउएवर फॉर द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट के सक्सेस के लिए यह जरूरी था कि कांग्रेस का सपोर्ट और समर्थन मिले खिलाफत मूवमेंट को। हाउएवर फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट कांग्रेस सपोर्ट वाज एसेंशियल, और यह अनिवार्य था, जरूरी था, क्योंकि देखिए जो खिलाफत आंदोलन था या फिर मुस्लिम बेस एक लिमिटेड बेस में वो फैले थे, और सबसे बड़ी बात थी कि मुसलमानों को उस वक्त का जो उद्देश्य था वो खलीफा को इस्टेब्लिश करना, सुल्तान को इस्टेब्लिश करना। तो उसका जो है ना कि अभी एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन खिलाफत मूवमेंट के तौर पर, खिलाफत कमेटी के तौर पर फैले थे, तो उसका मास लेवल पर उतना पहुंच नहीं था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो कांग्रेस का समर्थन इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि इस मूवमेंट को सफल बनाया जा सके। ठीक है, आगे है गांधी एफर्ट्स। अब गांधी का प्रयास होता है कि वह किसी न किसी तरह से कांग्रेस को भी इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में शामिल करने के लिए। तो आगे हम लोग जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार गांधी ने तमाम कांग्रेस के लोगों को परसुएट किए, उन्हें कह सकते हैं कि इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को प्रारंभ करने के लिए जो है प्रेरित किए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ बस हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। और अगले वीडियो में हम लोग जो है ये तो खिलाफत आंदोलन हम लोगों ने पढ़ लिया, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे प्रारंभ होता है, किस प्रकार गांधी जी इनिशिएट लेते हैं, और किस प्रकार से जो है वो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फाइनल स्टेज में प्रवेश करता है। फिर कह सकते हैं किस प्रकार से जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म होता है। ठीक है, चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, तो हम लोग आगे उस क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग इस क्लास में जैसे खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई भी इतिहास से संबंधित अगर आपको डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई ऐसे इतिहास के पन्नों के बारे में या फिर इतिहास या हिस्ट्री से संबंधित अगर आपको कुछ इशूज़ पे अगर आपको समरी चाहिए, नोट्स चाहिए या समझने का कह सकते हैं कि प्रयास करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ। आज जो है खिलाफत आंदोलन हम लोगों ने समझ लिया कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसके कॉजेज क्या क्या थे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वार 1 सबको तो पता है कि आप रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।